माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में अहम किरदार निभा रही हैं या निभा चुकी हैं। और इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं IPS ऑफिसर, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से। मुक्तेश जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। जैसे हमने शुरुआत ही की कि हमारा प्रोग्राम ही है कि हम बात करते हैं उन लोगों से जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उनकी तस्वीर बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की तो उनका किरदार जो है बहुत अहम हो जाता है। हम दिल्ली की बात करें क्योंकि आप स्पेशल कमिश्नर हैं यहाँ पर। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही इंतज़ाम निज़ाम हो, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में 85 लाख से ज़्यादा वाहन हैं और जिस तरह से वाहन की संख्या बढ़ी है उस तरह से सड़कों की संख्या नहीं बढ़ी है। मेट्रो है लेकिन सब जगह पे मौजूद नहीं है और पीक टाइम में सुबह या शाम को जब ऑफिस जाने का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दिल्ली क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर किस्म किस्म के जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैलीज़, मैच और इस तरह की इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, VIP मूवमेंट्स होते हैं। उसकी वजह से भी ट्रैफिक में वक्त बेवक्त परेशानी आती है और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रैफिक चलता रहे। सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल करीब 1500-1600 लोगों की मृत्यु दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटनाओं में होती है। हालांकि पिछले साल ये सबसे कम थी संख्या पिछले 10 सालों के मुकाबले में, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे लोगों को बचाया जा सकता है जो पैदल चलते हैं या दोपहिया वाहन चालक होते हैं। अगर सभी सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ी थोड़ी ज़हमत उठाएं कि हमें अपनी ज़िंदगी भी बचानी है और दूसरों की भी बचानी है। आप अलग अलग जगह पे पोस्टेड रहे हैं। 1988 से आपने शुरुआत की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव और फिर दिल्ली। आप दिल्ली को और सब जगहों से कितना अलग पाते हैं जब आप अपनी सर्विसेज की बात करते हैं? एक महानगर में जो पुलिसिंग के चैलेंजेस होते हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जब मेरी पोस्टिंग अरुणाचल की थी तो बहुत ही पीसफुल स्टेट है, क्राइम बहुत कम है, धरना प्रदर्शन बहुत कम है। और जब दिल्ली में जब हम आते हैं तो एक बहुत बड़ा सिटी है, गरीबी और अमीरी का फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं, दिल्ली के आसपास के शहरों से लोग आके यहाँ नौकरी करते हैं और जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से दिल्ली में क्राइम जो है, अपराध का पैटर्न बहुत ही अलग किस्म का है और बहुत ही चैलेंजिंग है। जी, समय समय पे हम वक्त पर देखते हैं अलग अलग जगहों पर कि ट्रैफिक को लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो भी थोड़े चेंज होते हैं, पेनल्टीज़ अलग अलग तरह की बनती हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग वक्त पे जिस तरह से बदलती हैं, उसको आप कैसे करते हैं और क्या मीटिंग्स होती हैं, किस तरह से चलता है इंतज़ाम? देखिए, सबसे पहला तो है भारत का जो मोटर व्हीकल एक्ट है। सभी जो ट्रैफिक के नियम है, जो
अपराध हैं उसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं, हम उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे पिछले साल महिलाओं के लिए ट्रैफिक 2 पहिया वाहन चलाते वक्त उनके लिए हेलमेट का प्रयोग हमने कंपलसरी करने की रिक्वेस्ट की थी, जो बाद में मान ली गई, और उसके बाद से हमने महिलाओं के जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं उनका चालान करना भी शुरू किया। तो इस तरह से जब बदलाव आते हैं तो उसी हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, अब हम बात करेंगे IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज की हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है ये हम सब के लिए फ़ख्र की बाइस होता है जब कोई भी इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाता है, किसी भी माँ बाप के लिए या किसी के लिए भी। आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसके लिए तरफ रुझान जो है थोड़ा कम हुआ है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं थी, पब्लिक सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, और एक काम करने का जज्बा जो भारत की जो सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुझान हुआ करता था। ये आपने सही फरमाया कि आजकल के माहौल में बहुत कम इसमें कमी आई है, क्योंकि मल्टीनेशनल की सैलरीज बहुत हैं, एक ग्लोबल मार्केट बन गई है, तो लोग विदेशों में जाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन का एक तबका ऐसा है जो सिविल सर्विसेज को ही अपना कैरियर चुनना चाहता है, क्योंकि इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कैरियर है कि आप नौकरी भी करें और साथ के साथ देश की सेवा भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए, तो उसे किस तरह से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, और किस स्टेज से आप मानते हैं कि अपने दिमाग को, अपने आप को तैयार करे वो? इंडियन पुलिस सर्विस में जो भर्ती है वो ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनके माध्यम से होती है। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका इम्तहान लेती है, पहले प्रिलिमिनरी और उसके बाद फाइनल और उसके बाद इंटरव्यू। और आजकल जो नया पैटर्न है उसमें एक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जब सबसे बड़ी जो बात है वो है कि एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़, आप किसी भी समस्या को ठीक से समझ पाएँ, उसका विश्लेषण कर पाएँ और एक सही नतीजे पर पहुँचें, यही सरकार जो एग्ज़ाम के वक्त देखना चाहती है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जो भी युवा जनरेशन के लोग इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि बहुत लगन से पढ़ें, अच्छी मेहनत करें, और जो IPS में जाना चाहते हैं ऑब्वियसली उनके लिए फ़िज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है जी, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। और इसके बाद एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर किस तरह से ट्रेनिंग पूरी शुरू होती है? शुरुआत में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मसूरी में। यहाँ सभी की एक फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सभी सर्विसेज के लोग इकट्ठे मिलके 4 महीने 3 महीने के करीब प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस का जो एकेडमी है वो हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। वहाँ पर 2 साल की बड़ी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर कानून से संबंधित सारे विषय, पुलिस से संबंधित सारी प्रणाली, और इसके अलावा जो पुलिस एक ऑफिसर को जिम्मेदारी में शामिल है, अन्य फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिस पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। और एक पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग के लिए वहाँ पर एक मॉडल पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है कि पुलिस स्टेशन कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो 2 साल के इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान जो ट्रेनीज़ हैं उनको फील्ड में भी भेजा जाता है, जहाँ पर वो जाकर चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, खुद करते भी हैं। इसके अलावा और अलग अलग कुछ अटैचमेंट्स हैं, मिलिट्री अटैचमेंट है, BSF के साथ अटैचमेंट है। तो एक बड़ी अच्छी प्रशिक्षण 2 साल का मिलने के बाद वो अधिकारी पूर्ण रूप से सक्षम होता है कि वो कहीं भी किसी देश में, देश के किसी भी कोने में जाके काम कर सकता है। तो पहले ज़्यादा मुश्किल होती है या बाद में? नहीं, मैं समझता हूँ मुश्किल कहीं भी नहीं है, बट जैसे शुरू में जब बहुत ज़्यादा जब दौड़ना पड़ता है और शुरू के कुछ महीने सच में दिक्कत आती है,
लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी सबकी आदत हो जाती है। जी, क्या कभी इस तरह के कोई एग्जाम्पल सामने आए जब फिजिकल फिटनेस की बात आई, या फिर जब ट्रेनिंग वो शुरू हुई, जब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई तो कुछ लोग जो है उसे किनारा करते हुए नजर आए, या फिर उतनी उनमें हिम्मत नहीं रही कुछ? अभी नहीं, ऐसा हुआ था हमारे साथ। एक महिला प्रशिक्षार्थी थी जो हॉर्स राइडिंग के दौरान घोड़े ने उनको गिरा दिया, बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट भी लगी और वो कई दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही और बाद में बड़ी मुश्किल से उन्होंने हॉर्स राइडिंग, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसको क्लियर किया। जी बिल्कुल। अक्सर ट्रैफिक पुलिस पर इल्ज़ाम भी लगता है कि वो नाजायज़ तरीके से लोगों से जो है पैसा भी वसूलते हैं, और अलग अलग हमने देखा है सिग्नल्स पर जायज़ हो नाजायज़ हो दोनों तरीके से पैसे लिए जाते हैं, या फिर जो जायज़ पेनल्टी है वो ना लेकर कुछ और रिश्वत के तौर पर कुछ भी पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें सही तरीके से रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार करप्शन को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये सही ढंग से चले, इसके लिए आप किस तरह के कदम उठा रहे हैं? एक तो हमने सबसे पहले ये प्रयास किया है कि जो भी सड़क पर वाहन चालक है, अगर उसके साथ कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है या कोई पैसे मांगने की कोशिश करता है तो उसकी वीडियो क्लिप बना लें, और हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर उसकी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप को हमें भेज दें। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक की हेल्पलाइन है 1095, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। हमारी अपनी विजिलेंस है दिल्ली पुलिस की, और ट्रैफिक की एक अलग यूनिट है, PRG बोलते हैं। इन सब के माध्यम से हम काफ़ी हद तक इस समस्या को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी ये देखा जाता है तो मुझे यही उम्मीद है कि सभी जो दिल्ली के नागरिक हैं वो जागरूक होंगे और इसके प्रति शिकायत करेंगे। जी, जब हम ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या निज़ाम इंतज़ाम आपको देखने होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यही है कि मोबिलिटी, कि सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच पाएँ और कम से कम समय में पहुँच पाएँ, ये बहुत निश्चित करना है। दूसरा ये कि ये सेफ्टी हो, सेफ्टी से किया जाए, कभी किसी की कोई दुर्घटनाओं में मौत ना हो। और तीसरा, जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके प्रति सख्ती से कार्रवाई की जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रैफिक में, वो है कि जनता को ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में जागरूकता प्रदान करना। उन्हें पता होना चाहिए कि सही तरीके से गाड़ी चलाना कैसे होता है। तो जनता को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देना, ये भी एक ट्रैफिक के जी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जब हम एम्बुलेंसेस की बात करते हैं, अक्सर ये बात की गई है कि उनके लिए अलग से एक लेन बनाई जाए ताकि सेफ्टी से पेशेंट जो है हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब वो जा रहे होते हैं एम्बुलेंस में, जब होते हैं पेशेंट जो होते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि डेथ उनकी रास्ते में ही हो गई है, सही वक्त पर नहीं पहुँच पाए। तो क्या अभी भी इस पर बात की जा रही है? क्योंकि बीच में बात हुई थी इस बारे में, लेकिन फिर से इसको थोड़ा डिले कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो और हम ममालिक में देखते हैं ये प्रोविज़न है कि एम्बुलेंस के लिए अलग लेन बनी होती है। तो क्या हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत या दिल्ली में इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं? दिल्ली में एक कानून था जिसमें एम्बुलेंस को रास्ता देना, या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियों को रास्ता देने का प्रावधान था। बीच में कुछ वजह से इसका नोटिफिकेशन लैप्स हो गया। हमने इसको जोर दे के इसका नोटिफिकेशन को वापस इशू कराया पिछले साल, और तब से ये नियम लागू है कि इमरजेंसी गाड़ियों को कोई रास्ता नहीं देगा। रास्ता देने का मतलब ये है कि जैसे ही आप सायरन सुने और फ्लैशिंग लाइट्स देखें किसी एम्बुलेंस की, तो तुरंत आपको बाईं साइड में हो जाना चाहिए और दाईं साइड की जो लेन है उसको खाली कर दें एम्बुलेंस को जाने के लिए। तो पिछले साल जब ये कानून लागू किया, मैंने सभी हॉस्पिटल्स को चिट्ठी लिखी कि जो आपको रास्ता नहीं देता उसकी खबर आप हमें दीजिए, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, ताकि इनको 2000 रुपये का इस पे फाइन का प्रावधान है, ताकि इनको किया जा सके। और पिछले साल से जब हमने ये अभियान चालू किया, काफ़ी लोगों का चालान हम इसमें कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे अभी आपको याद होगा कि एक गुड़गांव से एक जिंदा दिल को लाया गया था और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उसको किसी दूसरे मरीज को लगाया गया था। तब हमने पूरा ग्रीन कॉरिडोर इस एम्बुलेंस को दिया था ताकि जल्द से जल्द बिना किसी ट्रैफिक जैम के हॉस्पिटल पहुँच जाए। उस वक्त उस पूरे कार्यक्रम की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें जिस गाड़ी ने रास्ता नहीं दिया था उसके घर पे जाके हमने उसका चालान किया था।
तो जाहिर सी बात है, इस तरह के इतने सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, तभी जो है ट्रैफिक नियम जो है, जो रूल्स हैं उनका ढंग से लोग शायद उसको मान सकें या पालन कर सकें उसका। मुक्तेश जी, हम बात कर रहे थे ट्रैफिक नियम्स के बारे में, उनके रूल्स के बारे में, किस तरह से उन्हें फॉलो करना चाहिए क्या। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जब हम बात करते हैं और दिल्ली में जब आप हैं, तो आप किस तरह के और चैलेंजेस अपने लिए देखते हैं, ख़ासतौर पर जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत सारी चाहे हम गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, जो सीमाएं हैं वो इससे लगती हैं, तो इसलिए भी क्या चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं आपके लिए? देखिए, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला चैलेंज हमारा यही है कि सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं और उसमें होने वाली जो मौतें हैं या जो चोट हैं, उनमें कमी लाना। इसका जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो हम पाते हैं कि 40% के करीब वो लोग हैं जो पैदल चलने वाले हैं और अन्य 40% या 35% वो लोग हैं जो टू व्हीलर ड्राइवर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो अन्य वाहन चालक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल यात्री को जाने का हक है, तो उसको वहाँ रुकना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं नहीं रुकते हैं। इसके अलावा बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ पैदल यात्री बहुत हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं दी गई है, या तो सबवे नहीं बनाया है या तो फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया है, तो वो बेचारे कैसे सड़क पार करेंगे। तो हम लोग इसके लिए भी अभियान चला रहे हैं कि 1 मीटर की जगह फुटपाथ पर बिल्कुल फ्री हर पैदल चलने वाले यात्री का हक है, और उसमें जो भी व्यवधान डालेगा, जो भी उसमें तकलीफ पैदा करेगा, उसको हम प्रोसिक्यूट करेंगे। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो कई स्टेट की जो सरहदें हैं वो इससे मिलती हैं, तो क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि जो चीज़ें आप दिल्ली के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर हर रोज़ बहुत बड़े पैमाने पर आते जाते हैं, तो उससे भी मुश्किलें बढ़ती हैं? एक तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली से लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर से दिल्ली में आते हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा है। नोएडा, गुड़गांव या गाज़ियाबाद, इसमें तो ये दिन में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली बाईपास कोई रोड बना नहीं है। अगर दिल्ली के दोनों तरफ अगर बाईपास बन जाए तो बहुत सारी गाड़ियां जो दिल्ली नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली को एज ए ट्रांजिट कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे, जिनकी दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारी संख्या में ट्रक्स भी हैं, बहुत सारे ट्रक्स हैं जो दिल्ली से क्रॉस करते हैं, जबकि उनको दिल्ली आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें दोनों दिल्ली की तरफ दोनों साइड से जो पाईपास बनाने की कई सालों से चल रही है, लेकिन हो नहीं पाई है। किन लोगों को समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है? वो लोग जो लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर जो लोअर तबके के लोग हैं जो छोटी गाड़ियां चलाते हैं या फिर जो ट्रक या इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करना, उनको बताना कि किस तरह के क्या रूल्स बनाए गए हैं, उनको आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? ये तो मैं समझता हूँ कि सभी तबके के लोगों में एक भावना है कि मेरा चालान क्यों कर रहे हैं, बहस करना, इसमें सभी लोग शामिल हैं। महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं कहती हैं कि मुझे मेरी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, मैं हेलमेट लगाऊंगी तो। कोई लोग कहते हैं कि नहीं हेलमेट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि मार्केट तक तो जाना था बस। कुछ लोग जो घमंडी किस्म के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं फ़ोन करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हम बड़े सख्ती से पेश आते हैं। हम बिना उत्तेजित हुए अपना जो ड्यूटी है वो करते हैं, और वक्त ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उनकी वीडियो या फोटोग्राफ। दिल्ली में वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर ये हमारे मुल्क की कैपिटल है, तो इस वजह से ये पूरा हब माना जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे एजिटेशंस यहाँ पर होते हैं। तो क्या इस लिहाज से आपको लगता है इसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक को और तमाम चीज़ों को सही तरीके से देखना बहुत मुश्किल एक टास्क बनकर सामने आता है? नहीं, बात सही है कि इसकी वजह से बड़ी सारी समस्याएं तो पैदा होती हैं। एजिटेशन चलते हैं, कई दिन चलते हैं, रामलीला होती हैं, जुलूस निकलते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, और इन सभी की वजह से जो ट्रैफिक के ऊपर उसका असर पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि डाइवर्जन प्लान्स बनाए जाएं, जनता को उसके बारे में बताया जाए, और जितना कोशिश हो सकती है उस समस्या को कम करने की कोशिश की जाती है। हमारे सेगमेंट का हिस्सा है, हमारे पास लोगों के खतूत आते हैं, लेटर्स आते हैं अलग अलग जगहों से। हमारे पास ये लेटर आया है, साक्षी का है दिल्ली से। ये लिखती हैं कि क्योंकि अब आप स्पेशल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक के, और मुझे नोएडा जाना होता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ट्रैफिक का
सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, तो ये इस ढंग से हो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे मैंने पहले बताया कि नोएडा जाने के जो रास्ते हैं सुबह और शाम टाइडल फ्लो की तरह से इसमें होता है। बहुत संख्या में लोग दिल्ली आते हैं और बहुत संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं शाम के वक्त। अपने टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क लाइए और फिर आप जा पाएंगे। अगला लेटर हमारे पास आया है फाज का, दिल्ली से, और ये लिख रहे हैं कि ये सोशल साइंसेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो इन्हें अब क्या करने की ज़रूरत है? एक तो सबसे पहले अपना विषय चुनिए। अगर सोशल साइंसेस में कर रहे हैं तो सोशलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, इस तरह का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसकी अच्छे से तैयारी करें। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश का ज़रूर ध्यान रखें। करंट अफेयर्स, जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी समझें। इसका पूरा एक सिलेबस यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, उस सिलेबस को ध्यान से रख के तैयारी करें। साल भर 2 साल की कड़ी मेहनत से अच्छे नतीजे आने की उम्मीद होती है। जी बिल्कुल। और आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आप, हमें मालूम है आप फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं, हमने कई प्रोग्राम्स में भी आपको देखा है, तो आप ये बताइए शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? क्या जो आपकी एक जिम्मेदारी वाली जो आपकी जॉब है उसको बैलेंस करने के लिए आपने इस शौक़ की शुरुआत की है? शौक़ तो मुझे बांसुरी बजाने का बचपन से था। स्कूल के या कॉलेज के जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं बजाया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बड़ा सीरियसली इसको शुरू किया है। दिल्ली में जो भी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उसके माध्यम से या कभी कभी दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्लूट बजाता हूँ। उससे बड़ी सुकून मिलता है। एक दिन भर की जो बिजी लाइफ है, थकान है, और जब एक संगीत के नज़दीक जाके उसमें रिलीफ मिलता है। जी। और आखिर में हम चाहेंगे जो लोग घर बैठे आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है दोनों तरीके से? एक वो स्टूडेंट, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं आईपीएस के लिए, या बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईपीएस के लिए, और दूसरे वो लोग जो आपको एक स्पेशल पुलिस कमिश्नर की हैसियत से देख रहे हैं, कि आप ट्रैफिक के लिहाज से उन्हें क्या बताना चाहेंगे? दोनों तरह से हम चाहेंगे एक मैसेज आप दें। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने का जज्बा रखते हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी रखिए, कसरत कीजिए, दौड़ भाग कीजिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब करते रहिए। जब ट्रेनिंग के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िकल फ़िटनेस की। दूसरा ये कि जो भी आप विषय चुने उसकी गहराई में जाइए। सिर्फ रटने से ये एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता है, उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड में बहुत सारे विषय हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स और आपके आसपास हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश के विषयों पर भी आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए, और दिल लगाकर मेहनत करें, पढ़ाई करें। 1 या 2 साल की कड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छी सफलता मिलेगी आपको। और जो लोग इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने प्रयास में ज़रूर कामयाब हो और जल्दी ही आप इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करें। मुक्तेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत उम्दा आपने मैसेज दिया है हमारी ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।